रीट शिक्षक भर्ती 2016 के पिछले भाग में आपने जाना कि हमारे जिला स्तर पर स्कूल अलॉट हो गए थे। अभी हम घर जा ही रहे थे, उससे पहले ही फिर से हमारी भर्ती पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। पूरी साल मेहनत करने के बाद अच्छे से परीक्षा देकर इस आशा में कि यदि चयनित हो गए तो आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे, पिताजी के चेहरे पर बरसों से कुंडली मारकर बैठी हुई चिंता की लकीरों को मिटा देंगे। माँ जो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन रोज़ सुबह शाम भगवान से एक ही दुआ करती है कि हम सफल हो जाएं। हम चाहते थे कि हमारी माँ का भगवान पर से वह विश्वास नहीं टूटे और सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा बार बार ले रहा था। हमारी तो सरकार से कोई दुश्मनी नहीं थी, हमने तो ईमानदारी से परीक्षाएं दी थी, दिन रात मेहनत की थी। हमने तो किसी नेता के हक को छीनने की भी कोशिश नहीं की, फिर भी हमें बार बार सताया जाता है। आखिर समझ में नहीं आता कि नेताओं को समस्या बेरोजगारी से है या हम बेरोजगारों से। खैर छोड़ो, वो नेता इतने समझदार होते तो वहाँ उन सीटों पर थोड़ी होते, हमारे बीच में कहीं इस बेरोजगारी की भीड़ में इधर उधर घूम रहे होते। एक ही प्रश्न के दो दो उत्तर हमने तो नहीं बनाए थे। ये गलती आपके ही किसी प्रश्न पत्र विशेषज्ञ की थी, फिर भी इसकी सजा हमें भुगतनी पड़ी। और ऐसा हर बार होता आया है, हर भर्ती में होता आया है। अचानक से आई आवाज ने मेरे विचारों का सिलसिला टूटा। माँ ने आवाज लगाई, श्री आ पहले खाना खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया होगा तूने। लेकिन जब चुपचाप खाना खाने बैठा तो माँ ने पूछा, बात क्या है? मैं देख रही हूं तो कब से गुमसुम बैठा है। जब मैंने उन्होंने सारी बात बताई तो पूरे घर में एक बार सन्नाटा सा छा गया, जैसे सभी को सांप सूंघ गया हो। लेकिन फिर मेरा मन रखने के लिए कहने लगे, स्कूल तो मिल गया है ना? मैंने कहा हाँ। तो चिंता क्यों करता है, थोड़े दिनों में ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। सबसे ज्यादा कोई दुखी लग रहे थे तो वह थे मेरे पिताजी, क्योंकि पिछले 1 साल से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, मेरी हर आवश्यकताओं को पूरी कर रहे थे। उनको बस आशा थी कि मेरा बेटा अब जल्दी ही लग जाएगा। मेरे से ज्यादा तो उन्हें रीट के समाचार सुनने की, जानने की जिज्ञासा बनी रहती थी। लेकिन हर बार उनकी आशाओं पर पानी फिरता नजर आ रहा था। बाद में जब समाचार मिले तब पता चला कि रीट की परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में कुछ सवाल ऐसे आ गए थे जिनके एक से अधिक उत्तर सही बता रहे हैं। उसकी वजह से किसी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और उसकी वजह से न्यायालय ने रोक लगा दी थी। सभी चयनित अभ्यर्थी उस व्यक्ति को जिसने यह याचिका लगाई थी उसको दिल से और मुंह से जी भर के गालियां सुना रहे थे, और हम तो चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कान लिए घर पर कर रहे थे। तो बस इंतजार इंतजार और इंतजार। लेकिन अब सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे। सभी चयनित मित्रों ने कहा, हम अपना वकील खुद करेंगे और भर्ती पर लगी रोक को हटाएंगे। हम सभी मित्रों ने जितना हो सका अपने जोधपुर के चयनित अभ्यर्थी मित्रों से बातचीत की, उनको आर्थिक रूप से मदद की और वकील किया। 17 जुलाई को सुनवाई थी, श्रावण का सोमवार भी। कुछ एक मित्र न्यायालय में सुनवाई के लिए प्रयास कर रहे थे तो आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी शिवालयों में भोले से गुहार लगा रहे थे कि हमारा
जो रोक लग गई है भर्ती पर वह हट जाए। अंत में सुनवाई हुई। भगवान ने एक बार फिर से हमारी सुन ली और फैसला हमारे पक्ष में हुआ और रोक हटा दी गई। और 1-2 दिन में प्रारंभिक शिक्षा परिषद बीकानेर से सभी जिला परिषदों में नियुक्ति के आदेश भी हो गए। लेकिन भाग्य को अभी भी हमारी खुशी देखी नहीं गई। शायद वह हमें अभी और तपाना चाह रहा था। 1-2 जिला परिषदों के तो आदेश भी हो गए, लेकिन हमें तो इंद्रदेव ने भी नहीं छोड़ा। जालोर के कई स्थान बाढ़ की चपेट में थे, जिसमें हमारे जिला प्रमुख का गांव भी था और वे बचाव कार्य में वहां लगे हुए थे। उनके आदेश के बिना हमारा काम अटक गया था। हम जिला परिषद के चक्कर काट काट के थक गए। सरकारी कार्य प्रणाली पर इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन कर भी क्या सकते थे। रहा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि एक एक करके सभी जिलों के नियुक्ति आदेश हो रहे थे सिवाय हमारे, और हम कर रहे थे सिर्फ जिला प्रमुख का इंतजार। अब जो होना था यह हमारे संघर्ष का चरम था। हम यही चाह रहे थे कि कैसे भी करके प्रमुख साहब जिला परिषद पहुंच जाएं। उन्हें फ़ोन कर कर के हम परेशान हो गए। बस एक ही उत्तर मिलता, अभी राहत कार्य में व्यस्त हैं, थोड़ा समय लगेगा। हम मानवीयता के नाते ज़्यादा उन पर दबाव भी नहीं बना सकते थे। आखिर जीवन की रक्षा से बढ़कर तो कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ भी तो हम 300 बेरोजगारों के जीवन रूपी नैया बीच भंवर में डगमगा रही थी। ऐसे में हमारी आज तक जितने भी लोगों से मित्रताएं हुई, जो हमारे लिए डूबते का तिनका बन सकते थे, उन सभी से फ़ोन पर बात की, विनती की, देशी कट्टे से लगा करके तोप तक जितना हो सका सभी का जोर लगाया। और अंत में जाकर उन्होंने 3 अगस्त को अनुमोदन समिति की बैठक रखी और शाम तक जाकर जिला परिषद से सभी पंचायत समितियों को हमारे नियुक्ति के आदेश हो गए। अब बारी थी अपनी अपनी पंचायत समितियों में जाकर वहां से नियुक्ति आदेश लेने की। मैं और मेरे 2 घनिष्ठ मित्र नरेंद्र और दिनेश सिंह जी राजपुरोहित तीनों जालोर से रात को 9 बजे की ट्रेन से रानीवाड़ा के लिए रवाना हो गए। पूरे दिन की भागदौड़ से और भूख से जान निकली जा रही थी। मैंने पहले से ही रानीवाड़ा में हमारे एक संघ के भाई साहब विक्रम सिंह जी को बता दिया था कि हम रात को 11 बजे पहुंचेंगे। जैसे ही 11 बजे रानीवाड़ा की धरती पर हमारी ट्रेन पहुंची, वो हमें सामने से लेने आ गए और आदर्श विद्या मंदिर रानीवाड़ा के एक कक्ष में हमने रात बिताई। सुबह जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गए और चाय नाश्ता करने के बाद 9 बजे ही हम पंचायत समिति पहुंच गए। अभी वहां पर ऑफिस नहीं खुला था। धीरे धीरे रानीवाड़ा पंचायत समिति में जितने भी मित्रों का चयन हुआ था वो भी वहां पहुंच गए। सोचा अभी तुरंत आदेश मिल जाएगा और फिर यहां से जालोर चले जाएंगे हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। लेकिन इतने अच्छे नसीब कहाँ थे हमारे। यदि ऐसा होता तो 1.5 साल से हम क्यों भटक रहे होते। धीरे धीरे घड़ी की सुई चलती रही। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन हमें सिर्फ मिल रहा था आश्वासन, आश्वासन और आश्वासन। वैसे रानीवाड़ा के उस समय के बीडीओ साहब प्रकाश सिंह जी शेखावत बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने हमें कह दिया था कि मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि राखी जैसे शुभ अवसर पर आपको निराश करके नहीं भेजूं। मैंने भी पुनः ऊपर के अधिकारियों से
जहाँ से बात बन सकती थी उन सभी को फ़ोन लगाया और परिणाम अच्छा रहा। शाम के 6 बजे तक आदेश हमारे हाथों में थे। सभी के चेहरे जो सुबह से रुके सूखे लग रहे थे फिर से खिल उठे। हमने बीडीओ साहब और स्टाफ को मिठाई खिलाकर और एक बढ़िया सी सेल्फी लेकर के शाम को फिर से जालोर के लिए निकल पड़े। अगली सुबह जिला चिकित्सालय पहुंचे, सारी औपचारिकताएं पूरी की और जब प्रमाण पत्र देने की बात आई तो सभी को एक एक करके अंदर बुलाने लगे और साथ में पर्दा भी बंद करने लगे। मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी। जब अंदर से आए मित्रों से मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि अंदर मिठाई के रूप में 300 रुपये की मांग कर रहे हैं, तुरंत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने के लिए। मैंने कहा भाई वाह, अभी सरकारी तंत्र का हिस्सा बन ही रहे हैं और इधर से सरकारी तंत्र की प्रक्रियाओं के साक्षात दर्शन हो गए। ये सुना और अपना तो माथा ठनका। नहीं चाहिए हमें प्रमाण पत्र और नौकरी। एक बार तो गुस्सा आया कि न्यूज वालों को बुला करके स्टिंग ऑपरेशन करवा दूं, लेकिन फिर वहां खड़े साथी मित्रों की हालत देखकर फिर सोचने लगा चलो रहने दो। लेकिन मैं और नरेंद्र ने तो तय कर लिया कि 1 रुपया भी नहीं देंगे, भले ही हमें विद्यालय थोड़ी देर से ज्वाइन करना पड़े। एक एक करके सारे दोस्त अपना प्रमाण पत्र बना करके जा रहे थे। यहाँ तक कि हमारे से बाद में आने वाले भी अपना अपना प्रमाण पत्र लेकर के चले गए थे और सबसे अंत में हमारी बारी आई। अंदर गए तो मुझसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन नरेंद्र से शायद वो उनका जान पहचान का था, इसलिए उससे मिठाई मांग ली। लेकिन नरेंद्र ने उसको कुछ नहीं दिया और अपना प्रमाण पत्र लेकर के बाहर आ गए। लेकिन नरेंद्र ने कहा यार देखो कैसा मुंह करके खड़ा है, 150 दे देते हैं। मैंने कहा रहने दे यार, लेकिन फिर भी उसने बाद में उसको 100 रुपये दे दिए, जा मिठाई खा लेना। कुछ शपथ पत्र भी बनाने थे, वे बनाकर हम अपने अपने घर को लौट गए, क्योंकि बीच में एक रविवार और आगे रक्षाबंधन की छुट्टियां आ गई थी, इसलिए हमें 2 दिन और रुकना पड़ा। तो इस तरह 7 फरवरी 2016 से लगा करके हम 7 अगस्त 2017 को पहुंच गए थे। लेकिन नियुक्ति अभी भी डगमग मन में सभी के इतना डर बैठ गया था, क्योंकि नियुक्ति पर कब फिर से रोक लग जाए किसी को कुछ नहीं पता था। यह सरकार पूरे 18 महीनों से हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही थी, लेकिन अब हमारा धैर्य धीरे धीरे जवाब दे रहा था। इस बीच हमारे नए साथी दिनेश सिंह जी राजपुरोहित, जो हमारे साथ ही रानीवाड़ा में लगे थे, वो पाली से हमारे घर आ गए और हम तीनों 8 अगस्त को रानीवाड़ा निकल गए। हमने वहां रानीवाड़ा पहुंचते ही बीओ कार्यालय से स्कूल के नियुक्ति के आदेश करवाए और साथ में ही सारे दस्तावेज भी जमा करवा दिए। यहाँ तक कि दूरी तय करने के बाद हमारी छाती पर रखे पत्थर का बोझ अब हल्का हुआ था। आखिर किसी भी रास्ते का यदि एक छोर है तो दूसरा छोर भी तो होगा ही। तो हम अभी इस पथ के दूसरे छोर पर खड़े थे। स्वर्ग को जीतने से भी बड़ी खुशी का एहसास हमें अपने अंतर मन में कर रहे थे। बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माता पिता के पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल और हमारे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दुआ करने वाले मित्रों और हमें प्रेरणा देने वाले हमारे आलोचकों और उपहासकों के आशीर्वाद से हम हमारी पहली सफलता की सीढ़ी पर पहुंच गए थे। 9 अगस्त 2017 वह घड़ी जिस दिन मैंने सरकारी सेवा में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जैतपुरा जालोर में कार्य ग्रहण किया। और फिर आखिर में सबने कहा कि श्री मास्टर बन ही गया। तो कुछ इस तरह रही हमारी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 की अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय संघर्ष की गाथा, जिसमें एक क्षण में खुशी, दूसरे एक क्षण में दुखों की अविरल धारा निरंतर हमें मिलती रही। इसके माध्यम से मैं उन सभी भावी सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले साथियों को यह संदेश देना चाह रहा था कि केवल हमें परीक्षा की दृष्टि से ही तैयार नहीं रहना है, उसके साथ ही हमें उस सरकारी तंत्र की धूलमूल कार्य प्रणाली से भी और मानसिक रूप से भी लड़ने के लिए तैयार रहना है, जिसके अंदर से यह सारी सरकारी भर्तियां निकलती हैं। 2010 के दशक के बाद भी हम किसी भी सरकारी भर्ती का इतिहास देखेंगे तो हमें यही जानने को मिलेगा कि अपवाद मात्र एक आध भर्ती को छोड़ दे तो लगभग सारी भर्तियां उच्च न्यायालय और सर्वोत्तम न्यायालय की पनाहगाह से साल, 2 साल, 5 साल और पता नहीं कितने ही लंबे अंतराल के बाद पूर्ण हो पाई हैं। और उसमें RAS जैसी और IAS जैसी भर्तियां भी अछूकी नहीं रही। यह सब हकीकत बताकर मैं आपको डराना नहीं चाहता, बल्कि सरकारी भर्तियों में आने वाली परेशानियों से रूबरू करवाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें गलती भले ही किसी भी अधिकारी, नेता या सरकार की हो, लेकिन उसका फल हमेशा हम बेरोजगारों को ही भुगतना पड़ेगा। इन सब चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य यदि आप में है तो ही इन परीक्षाओं की तैयारी करना, क्योंकि प्रचंड मानसिक तनाव सहन करने का सामर्थ्य और निरंतर धैर्य के साथ तपस्या पूर्वक तैयारी करने के बाद ही हम अपनी सफलता के शिखर पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई भी मध्यम मार्ग नहीं होता। तो फिर स्वयं को धरती के अंदर दबे पड़े एक जड़ स्वरूप बीज मानकर पुनः स्वयं में एक असीम साहस का संचार कर मानसिक शक्ति के सामर्थ्य को भरकर एक साहसपूर्ण आरंभ और प्रचंड की गर्जना कर अपने ध्येय पथ पर चल पड़े। अनुशासन और निरंतर स्वाध्याय रूपी अस्त्र और शस्त्र धारण कर स्वयं को एक साधक मानकर अपने लक्ष्य को परमात्मा का स्वरूप मानकर पवित्र मन से उस प्राप्त करने के लिए अपनी साधना में लीन हो जाए तो निस्संदेह विजय हमारी होगी। जय हिंद दोस्तों।